नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूनिक क्विज पर। देखिए बच्चे, आज का हमारा टॉपिक है पाठ 10 यानी कि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ये पाठ बहुत ही मोस्ट है क्योंकि यह आपको पेपर में 7 नंबर दिलाने वाला है। कितने नंबर दिलाने वाला है? 7 नंबर दिलाता है आपको पेपर में। तो देखिए बच्चों, आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, बात आती है कि प्रकाश कि प्रकाश क्या होता है। कि प्रकाश वह भौतिक अवस्था या वह भौतिक कारण होता है। क्या होता है? कि प्रकाश वह भौतिक कारण होता है जिसके कारण हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। अगर प्रकाश नहीं होगा तो हम किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रकाश की किरणें धूल के कणों से या वस्तु से टकराकर या परावर्तित होकर हमारी आंखों तक आती हैं, जिससे उनका चित्र हमारी आंखों की रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? हमारी आंखों की रेटिना पर बनता है। किसके कारण? प्रकाश के कारण। क्योंकि प्रकाश होता है तभी हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। जब रात हो जाती है तो हम बिना किसी टॉर्च के या किसी सहायता के बिना हम क्या कर सकते? किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। और दिन में प्रकाश की भरमार हो जाती है, क्योंकि सूर्य हमको क्या देता है? प्रकाश देता है, जिससे उसकी किरणें, सूर्य की किरणें वस्तु से टकराकर हमारी आंखों में आती हैं तथा उसका चित्र हमारी आंखों की रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? आंखों की रेटिना पर बनता है, जिससे हमको वस्तु दिखाई देती है। तो आज हम पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, कि प्रकाश की किरणें किस प्रकार से परावर्तित होती हैं तथा अपवर्तित होती हैं। देखिए दोस्तों, प्रकाश क्या होता है? प्रकाश वह भौतिक अवस्था होती है, वह भौतिक कारण होता है। क्या होता है? भौतिक कारण होता है जिसके कारण हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वस्तु को देख सकते हैं। और प्रकाश किरण देखिए दोस्तों, प्रकाश क्या होता है? प्रकाश यह एक सीधी रेखा में गमन करता है। क्या करता है? एक सीधी रेखा में गमन करता है। हमारी तरह नहीं होता है कि टेढ़ा मेढ़ा किसी भी प्रकार से गति नहीं करता है, क्योंकि यह केवल सीधी रेखा में गमन करता है तथा प्रकाश के सीधी रेखा में गमन करने को क्या बोलते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण। किसे कहते हैं? कि प्रकाश के सीधी रेखा में गमन। किसमें? सीधी रेखा में गमन। आया समझ में दोस्तों? कि प्रकाश का सीधी रेखा में गमन करना क्या कहलाता है? प्रकाश की किरण कहलाती है। यानी कि प्रकाश का एक सीधी रेखा में गमन करना क्या कहलाता है? प्रकाश किरण कहलाता है। और प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश वह भौतिक कारण होता है जिसके कारण हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। ओके दोस्तों, अब आता है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। क्या है? प्रकाश का परावर्तन। देखिए दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन के लिए ये चित्र है। क्या है? ये चित्र है। यानी कि प्रकाश की किरण है। क्या है? ये किरण है। आपतित यानी कि आती हुई किरण। आपतित का मतलब होता है आती हुई किरण, यानी पड़ती हुई। यानी सूर्य होता है, इधर से किरण आ रही है। क्या आ रही है? ये हमारी किरण आ गई। ये क्या है? ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है। क्या है? परावर्तक पृष्ठ है। इससे टकराने के बाद क्या होता है? इससे टकराने के बाद देखिए दोस्तों, यह माध्यम तो वही है ना कि एक माध्यम से आ रही है, यानी जिस माध्यम से आती है, यानी प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आती हुई प्रतीत होती है, यानी आ रही है, तथा परावर्तन के बाद उसी माध्यम में अंत माध्यम तो नहीं गया ना, इसी में तो आई थी और इसी में ही चली गई है। तो इसे क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण बोलते हैं। ये कि दोस्तों, आपतित किरण यहाँ पे आ गई तथा इस जगह टकराकर क्या हुआ? यह इधर चली गई, यानी कि परावर्तित किरण कहते हैं। किसे? कि आपतित किरण का परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद परावर्तित होना, उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, यह क्या है? हमारा अभिलंब है। क्या है?
अभिलंब में इसके 90 डिग्री का क्या है, अभिलंब, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब देखिए दोस्तों, जो ये हमारी आपतित किरण है, क्या है, ये आपतित किरण है, क्या कर रही है, अभिलंब तथा किरण के मध्य एक कोण का निर्माण कर रही है। क्या कर रही है, एक कोण का निर्माण कर रही है। इसे बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। ओके दोस्तों, इसे आई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, आई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तथा परावर्तित किरण व अभिलंब के मध्य के कोण को बोलते हैं परावर्तित किरण, यानी परावर्तित कोण। क्या बोलते हैं, परावर्तित कोण। इसे स्मॉल आर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल आर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि कोई प्रकाश की किरण क्या हो रही है, किसी परावर्तक पृष्ठ पर आपतित हो रही है, गिर रही है, पड़ने के पश्चात क्या करती है, परावर्तन हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। तथा अभिलंब और आपतित कोण के मध्य को क्या कहते हैं, आई कहते हैं, यानी कि आपतन कोण कहते हैं। तथा अभिलंब तथा परावर्तित किरण के मध्य के कोण को आपतन कोण कहते हैं, यानी कि परावर्तन कोण आर कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तन कोण आर कहते हैं। ये क्या है, हमारा परावर्तक पृष्ठ है। तथा जो ये बिंदु दिख रहा है ना, इसे बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। तो इसके नियम हो गए कि परावर्तन के नियम क्या हो रहे हैं, कि सबसे पहले नियम कि परावर्तन के पश्चात क्या होता है, कि कोण, हमारी परावर्तित किरण परावर्तित हुआ है, आपतित किरण उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। यानी कि जिस कोण से आती है उसी कोण से क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। अगर ये 45 डिग्री के कोण से आ रही है तो ये भी 45 डिग्री के कोण से क्या होगी, परावर्तित हो जाएगी। क्या होगी, परावर्तित हो जाएगी। अगर ये है 70 डिग्री के कोण से आती है, किससे, 70 डिग्री के कोण से आती है, तो आपतन कोण 70 डिग्री होगा तथा परावर्तन कोण भी कितना होगा, हमारा 70 डिग्री होगा। तो यह नियम याद होगा कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण क्या होती है, इन दोनों के मध्य कोण आई तथा कोण आर बराबर होता है। यानी कि कोण आई बराबर कोण आर होता है। ओके दोस्तों, और देखिए दोस्तों, आपतित किरण का बिंदु तथा अभिलंब का बिंदु तथा परावर्तित किरण का बिंदु, तीनों बिंदु, यानी कि आपतन बिंदु, आपतित किरण का बिंदु, आपतित किरण बिंदु व परावर्तित बिंदु, ये तीनों यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों की तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, एक ही तल में। देखो, आपतन बिंदु यहां हो गया, अभिलंब बिंदु यहां हो गया, परावर्तित बिंदु यहां हो गया, तो तीनों की तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पर उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, एक ही तल पर उपस्थित होते हैं। इसे क्या कहते हैं, परावर्तन का नियम कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ, यानी कि परावर्तक पृष्ठ किस किस प्रकार के होते हैं। देखिए दोस्तों, परावर्तक पृष्ठ हमारे समतल प्रकार के होते हैं, समतल और गोलीय और चमकदार वस्तु या चमकदार पृष्ठ। ओके दोस्तों, ये सब में पृष्ठ आएगा। समतल पृष्ठ होते हैं, गोलीय पृष्ठ होते हैं,
चमकदार पृष्ठ भी होते हैं। क्या होते हैं? समतल दर्पण होता है, गोलीय दर्पण होता है और कोई चमकदार पृष्ठ होते हैं। इनमें क्या आएगा? दर्पण आएगा। दर्पण, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और चमकदार पृष्ठ। अब टॉपिक आता है हमारा नंबर 1 की समतल दर्पण। समतल दर्पण से परावर्तन, से परावर्तन। ओके दोस्तों, किससे? समतल दर्पण से परावर्तन। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है कि कोई एक समतल दर्पण ले लिया हमने। क्या लिया? एक समतल दर्पण ले लिया, जैसे कि ये ले लिया। ओके दोस्तों, ऐसे लगा देते हैं तो पता चल जाता है कि परावर्तक पृष्ठ कौन सा है। यानी कि इसका परावर्तक पृष्ठ ये हो रहा है, इधर से किरण आएगी, इधर से क्या है? ये खुदरा यानी कि पॉलिश हुई है। यानी कि जैसे हमारे दर्पणों पर होती है ना, पीछे की साइड पॉलिश लगी होती है, तभी हमको चित्र देखते हैं। तो ये क्या हो गया? हमारा परावर्तन, सॉरी समतल दर्पण। क्या हो गया? समतल दर्पण। समतल दर्पण। अब देखिए दोस्तों, कोई बिंदु या कोई वस्तु है, ठीक है दोस्तों, इसके सामने रखी है। किसके? इसके दर्पण के सामने। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा बिल्कुल सीधा बनेगा। कैसे बनेगा? बिल्कुल सीधा बनेगा। ए और बी जो जाएगी इसी प्रकार से ही टकरा के लौट आएगी। ठीक है दोस्तों, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा। कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा होगा। जैसे कि इधर, ओके दोस्तों, कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब क्या होता है? एकदम सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा। परंतु यह प्रतिबिंब कितनी दूरी पर होगा? जितनी दूरी पर हमारा बिंब होता है। क्या होता है? बिंब होता है। अगर यह 5 सेंटीमीटर दूर है तो यह भी 5 सेंटीमीटर दूर ही बनेगा। अगर यह 10 मीटर दूर है तो यह भी 10 मीटर दूर ही बनेगा। ओके दोस्तों, आया ना समझ में कि हमारा बिंब यानी कि कोई भी वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर होती है, कितनी दूरी पर होती है? जितनी दूरी पर होती है उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे हम जब दर्पण देखते हैं सामने, तो हम जितनी दूरी पर होते हैं तो यानी कि दर्पण में भी उतनी ही दूरी पर, यानी कि दर्पण में पीछे दिखाई देता है। क्या होता है? सीधा होता है। क्या होता है? सीधा होता है। उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर बिंब होता है। क्या होता है? हमारा बिंब होता है। ओके दोस्तों, और क्या होता है इसमें एक चीज और होती है। क्या? कि जितनी लंबाई का ये होता है उतनी ही लंबाई का इतना ही होता है। क्या होता है? यानी कि वस्तु के बराबर होता है। वस्तु के आकार के बराबर होता है। बराबर। और कैसा होता है? यह बिल्कुल सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है। ओके दोस्तों, कैसा होता है? सीधा होता है। और एक और चीज यह है, आभासी भी होता है। कैसा होता है? आभासी भी होता है। यानी कि वस्तु के आकार के बराबर होता है और सीधा होता है। देखिए दोस्तों, बिल्कुल सीधा है और आभासी होता है। क्या होता है? आभासी। एक चीज और होती है इसमें, पार्श्व होता है। क्या होता है? पार्श्व। पार्श्व का मतलब होता है एकदम उल्टा। जैसे कि हम दर्पण में देखते हैं तो हमारा राइट हैंड उसमें कैसा लगेगा? उसका लेफ्ट हैंड लगेगा। यानी कि जब हम वस्तु को या किसी प्रतिबिंब को शीशे में देखते हैं तो हमारा राइट हैंड वाली चीज यानी कि दाएं हैंड वाली वस्तु हमको
प्रतिबिंब में कैसी लगती है, यानी कि लेफ्ट हैंड से आ रही है। जैसे कि हमारी इधर की यानी कि दाएं वस्तु, इसमें बायां वस्तु लगती है, बाईं वस्तु लगती है। आई समझ में कि हमारा अगर हम न्यो खड़े हैं, कैसे खड़े हैं हम, अगर इस तरह से खड़े हैं दर्पण के सामने, तो हमारा राइट हैंड कैसा लगेगा, प्रतिबिंब में लेफ्ट हैंड लगेगा, तथा हमारा लेफ्ट हैंड प्रतिबिंब में राइट हैंड लगेगा। इसी को ही बोलते हैं पार्श्व प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं, पार्श्व प्रतिबिंब। आया ना समझ में दोस्तों। ये क्या हो गया हमारा समतल दर्पण से समतल दर्पण से क्या हुआ, सॉरी, प्रतिबिंब का निर्माण हुआ। समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, प्रतिबिंब का निर्माण। ओके दोस्तों, एक बार और देखिए कि जब किसी समतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं, जितनी दूरी पर रखते हैं यह भी उतनी दूरी पर बनता है क्या, प्रतिबिंब। ये क्या है, हमारा प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब। और ये बिंब, जब हमारा बिंब दर्पण से जितनी ही दूरी पर रखा होता है उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। ओके दोस्तों, ये आभासी प्रतिबिंब बन गया। तथा अगर हम वस्तु के सामने क्या करेंगे, यानी कि दर्पण के सामने, इस दर्पण के सामने हमारी वस्तु को ले जाते हैं, उसकी गति करवाते हैं, जैसे तेज गति करेगी तो वस्तु की गति तथा प्रतिबिंब की गति कितनी होती है, बिल्कुल समान होती है। जितनी गति से बिंब दौड़ेगा तो उसमें भी प्रतिबिंब दौड़ेगा। जितनी बिंब की गति होती है उतनी ही किसकी गति होती है, प्रतिबिंब की। अगर हम जहां पर बिंब रखा है इसको जल्दी जल्दी से हिलाएंगे तो प्रतिबिंब में भी क्या होगा, ये जल्दी जल्दी से हिलेगा। तो क्या हो गई कि चाल भी बराबर होती है। क्या हो गई, चाल भी बराबर होती है, किसकी, बिंब तथा प्रतिबिंब की। किसकी, बिंब तथा प्रतिबिंब की चाल भी बराबर होती है, किसमें, समतल दर्पण में। ओके दोस्तों, एक चीज बताई थी मैंने आपको, पार्श्व, यानी कि लेफ्ट इसमें राइट दिखता है और राइट इसमें लेफ्ट दिखता है। ओके दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और एग्जांपल देखिए दोस्तों, जैसे कि सॉरी, छोड़िए इसके, कोई बात नहीं। अब देखिए क्या कि हमारे अक्षर होते हैं ना, अक्षर इंग्लिश वर्ड के, किसके, अंग्रेजी वर्ड के, अंग्रेजी वर्ड के अक्षर होते हैं। जैसे ए और आई है, एच है, एम है, टी है, ओ है, यू है, वी है, डब्ल्यू, एक्स और वाई। ये क्या है, ये पर पार्श्व प्रतिबिंब नहीं होता है। क्या नहीं होता है, पार्श्व नहीं होता है, यानी कि उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय पार्श्व। उत्क्रमण पार्श्व क्या कहते हैं, वो ही कि दर्पण में देखने पर लेफ्ट हैंड राइट हैंड दिखता है, यानी कि राइट वाली वस्तु लेफ्ट में दिखती है और लेफ्ट वाली वस्तु राइट में दिखती है, परंतु इनके प्रतिबिंब दर्पण में बिल्कुल समान दिखाई देते हैं। हालांकि उनमें क्या होता है, पार्श्व प्रतिबिंब होता है, पार्श्व होता है, पार्श्व उत्क्रमणीय होता है, परंतु हमको महसूस नहीं होता है। क्या नहीं होता है, महसूस नहीं होता है, क्योंकि जैसे हमको ये बिंब में दिखाई देंगे और उसी प्रकार भी ये प्रतिबिंब में दिखाई देते हैं, क्या, हमारे ये वाले अक्षर। ओके दोस्तों, इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब आते हैं हमारे गोलीय दर्पण। क्या आते हैं? गोलीय दर्पण। नंबर 2, गोलीय दर्पण। बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे। क्या आते हैं? क्वेश्चन, यानी कि इंपॉर्टेंट है आपका। क्या है ये? इंपॉर्टेंट टॉपिक है गोलीय दर्पण। इससे बहुत प्रश्न आते हैं कि फलानी चीज पर खलानी चीज क्या होती है। देख लीजिए कि गोलीय दर्पण क्या होते हैं। कि बेगोलीय दर्पण, यानी कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? कि गोलीय दर्पण उन्हें कहते हैं जिनका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है? गोलीय होता है। कैसा होता है? गोलीय। यानी कि परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है? गोलीय होता है। कैसा होता है? गोलीय। जैसे कि ये गोल हो गया। क्या हो गया? गोल परावर्तक पृष्ठ। ओके दोस्तों। और एक गोल ये हो गया परावर्तक पृष्ठ। इसको बोलते हैं अवतल और इसको बोलते हैं उत्तल। गोलीय दर्पण और इसे अवतल गोलीय दर्पण। ओके दोस्तों। किसे कहते हैं गोलीय दर्पण? कि बेगोलीय दर्पण। किसे कहते हैं? बेगोलीय दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ कैसे होते हैं? गोल होते हैं। क्या होते हैं? गोल होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है अवतल दर्पण। नंबर 2 होता है उत्तल दर्पण। क्या होता है? नंबर 1 अवतल, नंबर 2 उत्तल। अब बात आती है कि अवतल किसे कहते हैं और उत्तल किसे कहते हैं। आई ना समझ में कि अवतल किसे कहते हैं और उत्तल किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, अवतल दर्पण कि जिन भी गोलीय दर्पणों का परावर्तक पृष्ठ यानी जिससे क्या होती है? प्रकाश की किरण या वस्तु क्या होती है? परावर्तित होती है। क्या होती है? परावर्तित होती है। और ये वाला पृष्ठ देखिए, अंदर वाला, इससे टकराकर लौटती है। क्या होती है? लौटती है या परावर्तित होती है। यानी कि बेगोलीय दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है, अंदर की ओर होता है, उन्हें क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। तथा बेगोलीय दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है। कैसा होता है? बाहर की ओर होता है। उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। अब हमको ये याद कैसे रहेगा कि अंदर वाला को बोलते हैं हम अवतल और बाहर वाले को क्या बोलते हैं? उत्तल। तो हमको याद नहीं रहता है। तो ध्यान देना दोस्तों कि अवतल होता है ये अवतल। इसमें आगे आता है अब। क्या आता है? अब का मतलब हो जाता है अंदर। क्या हो जाता है? अंदर। और उत्तल में आता है ऊ, तो इसका मतलब हो जाता है ऊपर, यानी कि बाहर की ओर निकला। बाहर की ओर निकला। तो ध्यान दीजिएगा कि अब का मतलब अंदर, ऊ का मतलब ऊपर यानी कि बाहर। देखिए दोस्तों, इससे ऊपर होता है, गोला के ऊपर यानी कि बाहर। तो परावर्तक पृष्ठ कैसा होगा? जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की होता है उन्हें अवतल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवतल बोलते हैं। तथा जिनका परावर्तक पृष्ठ ऊपर की ओर होता है उन्हें क्या बोलते हैं? उत्तल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तल बोलते हैं। एक बार और डायग्राम बना के दिखाता हूं मैं आपको साफ। देखिए दोस्तों, नंबर 1 अवतल, दर्पण।
इसे क्या बोलते हैं? अवतल। और इधर देखिए दोस्तों, ओके दोस्तों, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? अंदर होता है। परावर्तक पृष्ठ अंदर क्या है? अंदर है। उसे क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण बोलते हैं। तथा जिनका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है, जैसे कि ये रहा परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर है, तो इसे क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गए हमारे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। यानी कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं? बेगोलीय दर्पण। बेगोलीय दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है? अंदर की ओर होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं, जैसे कि हमारा ये वाला। और उत्तल दर्पण कि बेपरावर्तक पृष्ठ जिनका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है, यानी कि गोले के केंद्र से ऊपर। और इसमें क्या होता है? गोले के केंद्र की ओर होता है। देखिए दोस्तों, ये केंद्र है। क्या है हमारा? केंद्र। केंद्र की ओर, और इसमें केंद्र के ऊपर, यानी कि केंद्र के विपरीत दिशा में इधर। देखिए दोस्तों, जैसे यूं मान लेते हैं हम, तो ये क्या है? हमारा उत्तर है। यानी कि यहाँ केंद्र होता है, परंतु परावर्तन हमारा इधर से होता है। किधर से होता है? इधर से। और इधर केंद्र माना हमने इधर, तो क्या हो गया? इधर ही परावर्तक पृष्ठ है। यानी कि अवतल दर्पण में केंद्र बिंदु की ओर होता है और उत्तल दर्पण में बाहर की ओर होता है। अब बात करते हैं दोस्तों, गोलीय दर्पणों के कुछ परिभाषाएं होती हैं। क्या होती हैं? कुछ प्रतीक होते हैं कि गोलीय दर्पण में क्या क्या चीजें होती हैं, कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ क्या होता है, इधर क्या होता है, ये क्या होता है। कुछ नियम प्रयोग होते हैं, उनको हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, गोलीय दर्पणों की कुछ परिभाषाएं या कुछ गोलीय दर्पण की नियम या क्या होते हैं, कुछ प्रतीक। ठीक है दोस्तों, जैसे देखिए दोस्तों कि गोलीय दर्पण के मध्य का, परावर्तन में मध्य का बिंदु क्या होता है? ये ध्रुव होता है। क्या होता है? ध्रुव। और ध्रुव को P के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा? कि गोलीय दर्पण के, यानी देखो दोस्तों, ये गोलीय दर्पण हो गए। क्या हो गए हमारे? गोलीय दर्पण। इनका जो क्या होता है? मध्य बिंदु होता है। क्या होता है? मध्य बिंदु। क्या होता है? मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। इसे P के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? P के द्वारा। अब बात आती है कि इसका क्या वक्रतक केंद्र किसे कहते हैं? कि गोलीय दर्पण के केंद्र को, गोलीय दर्पण के केंद्र को। नंबर एक चीज होती है हमारी ध्रुव। क्या होती है? ध्रुव, जिसे P के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये मैंने आपको बता दी। अब नंबर दो आती है हमारी वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। देखिए दोस्तों कि गोलीय दर्पण का, किसका? गोलीय दर्पण का केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। ये वाला केंद्र। ठीक है दोस्तों, तो वक्रता केंद्र कहलाता है जिस गोले में हम चाप भर के, जैसे प्रकाल में हमने 10 सेंटीमीटर का क्या भरा? चाप भरा, और हमने इसका गोला काट दिया। क्या काट दिया? गोला। तो इसका जो केंद्र होता है उसी को ही बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। किससे? C से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि ध्रुव, ध्रुव P और C की मध्य वाली दूरी को क्या बोलते हैं? वक्रता दूरी बोलते हैं। वक्रता दूरी बोलते हैं। किसे?
C तथा P के मध्य की दूरी को वक्रता दूरी बोलते हैं। अब बात आती है हमारी त्रिज्या की। किसकी? त्रिज्या, गोलीय दर्पणों की त्रिज्या। तो ध्यान दीजिए दोस्तों कि वक्रता त्रिज्या वाली, यानी कि इस दूरी को क्या कहते हैं? हम त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। यानी कि गोलीय दर्पणों की त्रिज्या को, गोलीय दर्पणों की त्रिज्या को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या। भाई वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या आ गई? हमारी त्रिज्या हो गई, क्योंकि इससे आगे का पूरा व्यास हो जाता है। क्या हो जाता है? व्यास। अगर मान लो हमने 2 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर मिला के 4 का हो गया, और यानी वक्रता सी से लेकर ध्रुव तक की दूरी क्या आ गई? हमारी त्रिज्या आ गई। क्या आ गई? हमारी त्रिज्या आ गई। और इसे कैपिटल आर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा? कैपिटल आर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। फिर देखिए दोस्तों, इसकी बात आती है द्वारकों की, कि द्वारक किसे कहते हैं? द्वारक नंबर 4, द्वारक। ओके दोस्तों, यानी गेटमैन। क्या? गेटमैन की गोलीय दर्पणों के गेटमैन यानी द्वारक क्या होते हैं? तो देखिए दोस्तों, गोलीय दर्पणों के वक्रता यानी गोलीय दर्पण, ये हो गए हमारे गोलीय दर्पण। इनके जो केंद्रों पर यहां क्या होता है? छोरों पर एम एन होता है। एम एन, इनको क्या बोलते हैं? द्वारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वारक बोलते हैं। ये देखिए यहां पर, यहां पर। ओके दोस्तों, ये क्या हो गए? हमारे द्वारक हो गए। इनके गोलीय दर्पणों के द्वारक एम एन। ओके दोस्तों, अब आती है मुख्य अक्ष। क्या होता है? मुख्य अक्ष। तो गोलीय दर्पणों का क्या? गोलीय दर्पणों का वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से बीचों बीच खींची गई रेखा को क्या बोलते हैं? हम मुख्य अक्ष बोलते हैं। यानी कि ये क्या है? हमारा पूरा मुख्य अक्ष है। यानी ध्रुव P वक्रता C से खींची गई सीधी रेखा या समांतर रेखा को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। मुख्य अक्ष क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। किससे? ध्रुव P तथा वक्रता C के बीचों बीच मध्य रेखा खींची गई, ये क्या होती है? समांतर रेखा, बिल्कुल सीधी रेखा, इसे बोलते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है हमारी फोकस दूरी। किसकी? फोकस दूरी। कि फोकस दूरी किसे कहते हैं? तो ध्यान देना दोस्तों, फोकस दूरी हमेशा त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है? त्रिज्या की आधी होती है। जैसे हमारी ये त्रिज्या हो गई, यहां से लेके यहां तक की त्रिज्या, तो फोकस दूरी इसकी 1/2 होती है। क्या होती है? 1/2। यानी कि जितनी हमारी त्रिज्या होगी उसकी आधी होगी। अगर यह 2 की है तो यह 1 की होगी। क्या है हमारी? अगर त्रिज्या हमारी 2 की है तो फोकस दूरी हमारी कितनी की होगी? 1 की होगी। तथा यह भी किसके मध्य पाई जाती है? वक्रता केंद्र तथा ध्रुव P के मध्य। ठीक है दोस्तों, इसे F के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा? F के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? F के द्वारा प्रदर्शित कर दीजिए दोस्तों। इसमें ये हो गई, इसमें C, इसमें यहां, तो यहां पर हो गई। ओके दोस्तों, क्या हो गई हमारी? फोकस दूरी। यह हमेशा त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है? त्रिज्या की आधी होती है। यानी कि F बराबर R/2 किसकी हो गई है? हमारी फोकस दूरी हो गई। एक मिनट, इनको हटा के दोबारा बनाता हूं। फोकस दूरी यानी कि F, इसे F के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? F के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और यह R की आधी होती है, यानी कि R/2, और R होती है त्रिज्या। क्या होती है? त्रिज्या होती है। ओके दोस्तों, जैसे हमने ये क्या बनाया? दर्पण बनाया। क्या बनाया? दर्पण बना लिया। जो ये C, यहाँ P ध्रुव हो गया,
तो इसकी होती है आधी यानी कि त्रिज्या, इसे बोलते हैं आर। क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं। और इसकी आधी क्या होती है? एफ होती है। क्या होती है? एफ होती है, यानी कि फोकस दूरी होती है। इसे एफ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और इसका सूत्र होता है ये। क्या होता है? आपसे पूछ ले कि फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अगर कोई क्या 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर व्यास, क्या हो गया? 10 सेंटीमीटर व्यास हो गया हमारा, व्यास नहीं त्रिज्या हो गई। क्या हो गई? त्रिज्या हो गई। तो फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमारा सीधा सीधा सूत्र लगेगा, यानी F बराबर 10/2। तो काटेगा तो 5 हमारी क्या आ गई? F आ गई। क्या आ गई? F आ गई। आ गई ना दोस्तों समझ में कि फोकस दूरी क्या हो गई? त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी। ओके दोस्तों, द्वारक हो गए, ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, F हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारे क्या हो गए? इसकी परिभाषाएं हो गई। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसमें तो क्या होती है हमारी? सीधी सीधी होती है त्रिज्याएं। अब देखिए दोस्तों, इनके कुछ और नियम हैं हमारे, जैसे कि फोकस दूरी बता दी मैंने आपको। अब देखिए दोस्तों, गोलीय दर्पणों के प्रतिबिंब, गोलीय दर्पणों के प्रतिबिंब निर्माण। क्या? प्रतिबिंब निर्माण के नियम, प्रतिबिंब निर्माण के नियम। प्रतीक हो गए यहां। अब प्रतिबिंब निर्माण के नियम देख लीजिए दोस्तों, ये हमारी लास्ट हेडिंग है आज की। गोलीय दर्पणों के प्रतिबिंब निर्माण के नियम। अब देखिए दोस्तों, भाई गोलीय दर्पण क्या होते हैं हमारे? गोलीय दर्पण कौन सा है? अवतल है। क्या है? अवतल। अब देखिए दोस्तों, गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब का निर्माण कब होगा? गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब का निर्माण तब होगा जब कोई दो परावर्तित किरणें, क्या? दो परावर्तित किरणें, दो परावर्तित किरणें आपस में क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगी। आपस में प्रतिच्छेद करेंगी। ओके दोस्तों, क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगी या काटेंगी, काटेगी। तब जाके क्या होगा? हमारे प्रतिबिंब का निर्माण होगा। किसका होगा? प्रतिबिंब का निर्माण होगा। प्रतिबिंब का निर्माण। ओके दोस्तों, परावर्तित किरणें कितनी? दो परावर्तित किरणें, कम से कम दो। कितनी? कम से कम दो परावर्तित किरणें आपस में प्रतिच्छेद करेंगी या काटेंगी, तब क्या होगा? हमें प्रतिबिंब का निर्माण होगा। जैसे देखिए अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में ये P हो गया और ये मुख्य अक्ष हो गया हमारा। क्या हो गया? मुख्य अक्ष। ठीक है दोस्तों, ये वक्रता केंद्र है। जब कोई हमारी किरण क्या होती है? वक्रता मुख्य अक्ष के, यानी मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। क्या जाती है? समांतर जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर आती है। किससे? परावर्तित होती है, यानी समांतर चलती है तथा परावर्तन के पश्चात क्या होती है? यह इस प्रकार विच्छेद हो जाती है, यानी परावर्तित हो जाती है। और मुख्य अक्ष और परावर्तित किरण आपस में जिस स्थान पर कटती हैं या प्रतिच्छेद होती हैं, उस स्थान का नाम होता है F।
क्या होता है, एफ, यानी कि त्रिज्या की आधी। जब कोई प्रकाश की किरण, ठीक है दोस्तों, प्रकाश की किरण ये ले लो, या प्रतिबिंब की किरण, यानी अनंत पर स्थित वस्तु की परावर्तित किरण क्या होती है, गोलीय दर्पणों से टकराने के पश्चात कहां जाती है, एफ से होकर गुजरती है। कहां होकर गुजरती है, एफ से होकर गुजरती है। तो देखिए दोस्तों, एक किरण तो ये हो गई हमारी इसके समांतर, और एक हो गई ये वाली। ओके दोस्तों, आई कि नहीं आई समझ में आपको, कि एक किरण तो ये हो गई और ऐसे आ गई। ठीक है दोस्तों, यहां पर प्रतिच्छेद हो गया, क्या हो गया, प्रतिच्छेद हो गया। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा, यहीं पर वस्तु का निर्माण होगा। क्या होगा, वस्तु का निर्माण होगा। तो क्या हुआ, हमारे प्रतिबिंब का निर्माण इस स्थान पर हुआ, किसमें, अवतल दर्पण में। ओके दोस्तों, ये क्या बात हो गई हमारी एक। और इसी प्रकार देखिए दोस्तों, ये तो मुख्य अक्ष के समांतर आई थी। अब एक कोई किरण की, जब हमारी कोई किरण है, जैसे दर्पण ये हो गया हमारा छोटा वाला मुख्य अक्ष हो गया, क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, और कोई किरण हमारी जाती है सीधी न्यो। ठीक है दोस्तों, एफ से होकर गुजरती है, किससे होकर गुजरती है, तिर्यक रूप में एफ से होकर गुजरती है, और क्या होगा, ये मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है, इधर से आई और इधर से होकर निकल जाती है। आई ना बात समझे, कि फोकस दूरी से होकर आने वाली किरणें, किससे, एफ से होकर, एफ से होकर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाती है। क्या जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाती है। तब भी क्या होता है, यहां पर प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है। और देखिए दोस्तों, जैसे कि एक किरण आती है हमारी किससे, वक्रता केंद्र से। किससे आती है, वक्रता केंद्र से। जैसे इस प्रकार, जब वक्रता केंद्र से हमारी क्या आती है, किरण आती है, इधर से आती है जो, और परावर्तन के पश्चात क्या होगा, परावर्तन के पश्चात ये जिस पथ से आती है उसी पथ पर निकल जाती है। यानी कि वक्रता त्रिज्या से आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात वक्रता त्रिज्या से ही होकर क्या होनी है, सॉरी, वक्रता केंद्र से होकर ही गुजर जाती है। क्या होती है, वक्रता केंद्र से होकर ही गुजर जाती है। और एक दोस्तों देखिए, एक होती है किरण जैसे कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष एक तिर्यक रेखा के रूप में आती है परावर्तक पृष्ठ में। किसमें, तिर्यक रेखा के रूप में। यहां P हो गया। तो यह भी क्या होती है, जिस कोण से आती है उसी कोण से परावर्तित होती है। इसे क्या बोलते हैं हम, आपतन कोण यानी कि I, और इसे परावर्तन कोण R, I R। ये आपतित और ये परावर्तित। यह तिर्यक रेखा आती है मुख्य अक्ष के समांतर में, मुख्य अक्ष से और P बिंदु के केंद्र पर, यानी कि P बिंदु पर क्या होती है, तिर्यक रेखा आती है तथा परावर्तन के पश्चात जिस कोण से आती है उसी कोण से बाहर निकल जाती है। ये क्या हो गए, हमारे गोलीय दर्पणों के कुछ नियम हो गए। इससे आगे हम पढ़ेंगे कल, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे तो प्लीज दोस्तों, हमारी केवल मेहनत के लिए, आपकी मेहनत के लिए मैं क्या करता हूं, वीडियो बनाता हूं, तो प्लीज हमारे लिए कुछ ना कुछ कीजिए, यानी केवल सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड शेयर एंड लाइक कीजिए। नमस्कार दोस्तों।